एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं उदाहरणों के साथ? जो उग्र वामपंथ है, इसके उन्मूलन के लिए कोई समय सीमा तय की गई है? बता सकते हैं मॉरिशस में सर्वाधिक आबादी किस धर्म के लोगों की है? चलिए तांबे के अयस्कों के नाम बताइए आप, कौन कौन से अयस्क हैं तांबे के? क्या है ये प्लॉगिंग? May I come in, मैम? यस प्लीज कम इन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आइए बैठिए। थैंक यू मैम। विनय जी, यस मैम। कैसे हैं आप? मैम मैं अच्छा हूँ। ठीक है, अपना एक संक्षिप्त परिचय बोर्ड मेंबर्स को दीजिए। जी मैम। मैम मेरा नाम विनय कुमार डहरवाल है। मैं मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिले बालाघाट का रहने वाला हूँ। मैम जो मेरा गांव है मैम, वो कान्हा नेशनल पार्क के बफर जोन में स्थित है। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पास की शासकीय विद्यालय से कंप्लीट की है। 12th अपना एक्सीलेंस स्कूल बालाघाट से कंप्लीट किया है। इसके अलावा मैम मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है UIT RGPV, जो कि राज्य का एक प्रतिष्ठित कॉलेज है, वहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया है। मैम मैं स्कूल के दौरान मैम राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रतियोगी परीक्षा हुई थी, उसमें मैंने सफलतापूर्वक चयन किया। ये मेरी जीवन की पहली उपलब्धि थी। इसके पश्चात मैम कॉलेज के दौरान एक नवाचारी प्रोग्राम, रूरल आउटरीच प्रोग्राम प्रारंभ हुआ था, जिसमें मुझे मैम नेतृत्व करने का मौका मिला था। मैम हमने इसमें आसपास के गांव में जाकर वहां की जो चुनौतियां हैं उनको समझा था और उसे ठीक करने का प्रयास किया है। मैम ये साक्षात्कार का मेरा चौथा प्रयास है और मेरी अभिरुचि प्राकृतिक स्थलों में पर्यटन और प्लॉगिंग। ठीक है विनय जी, ये बताइए, जी मैम। एक प्राकृतिक स्थल में ही आप रह रहे हैं, जी मैम, है ना? प्राकृतिक स्थलों का पर्यटन करना आपको पसंद है जी और मैम। प्लॉगिंग करना पसंद है। यस क्या मैम। है ये प्लॉगिंग? जी मैम, प्लॉगिंग मैम एक प्रकार की एक अभिक्रिया है जिसमें हम जो है जॉगिंग के साथ साथ जाते हैं, तो वहाँ पर जो प्लास्टिक वगैरह जो फैला हुआ कूड़ा कचरा रहता है उसे हम इकट्ठा करते हैं और समुदाय को मतलब उनसे बात करते हैं कि यहाँ पे कचरा नहीं फैलाना चाहिए ताकि वो उस स्थल की स्वच्छता बनी रहे। ठीक है, तो आप तो कान्हा नेशनल पार्क में रह रहे हैं, उसके बफर जोन में रह रहे हैं जैसा आपने बताया। जी मैम। एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं उदाहरणों के साथ? जी मैम। मैम जो पशु है, वन्य जीव हैं मैम, उनके साथ मानव का जो आमना सामना हो रहा है, जिस कारण से कई बार क्षति भी हो जाती है, इसे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। मैम अगर इसके कारण में जाए तो एक बड़ा कारण है कि जो हमने बहुत सारे संरक्षण के प्रयास किए हैं, उसके माध्यम से जो लगातार वन्य जीवों की संख्या बढ़ी है, तो उनका पर्यावास कहीं ना कहीं कम हुआ है, जिस कारण से वो अपने पर्यावास से बाहर निकल रहे हैं। मैम उदाहरण के तौर पे जब मैं मिडिल स्कूल में था मैम, तो हमारे यहाँ पर जो गांव है बगल का सकराई टोला, वहाँ पे एक टाइगर जो है एक अटैक कर चुका था। वहाँ पर जो वहाँ की मवेशियाँ हैं उन पर अटैक किया था और वन्य विभाग के अच्छे प्रयासों के माध्यम से सर उसे ट्रैंकुलाइज किया गया और उस सिचुएशन से बाहर निकला गया। ठीक है, आप मुझे ये बताइए विनय जी, समय समय पर पर्यावरण बनाम विकास की बहस में बहुत सारे जंगलों को लेकर के विवाद सामने आते रहते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में बकसवाहा के जंगलों का विवाद था। उस तरीके की कुछ और विवादों का नाम आप हमें बता सकते हैं जो विकास बनाम पर्यावरण की लड़ाई की वजह से चर्चा में रहे हो? जी मैम, अभी हाल ही में हसदेव जो फॉरेस्ट है, इसके अलावा आपने जो बताया बक्सवा फॉरेस्ट है, उत्तराखंड में भी मैं याद कर पा रहा हूँ ऐसा ही कुछ इशू था। ठीक है, अब आप पर्यटन करना आपको पसंद है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर पर्यटक आते रहते होंगे, है ना? आप मुझे बताइए, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को बढ़ावा कैसे दिया जाए? माने कि पर्यटक जहाँ पर जाते हैं, कई बार देखा गया वेस्ट मटेरियल, प्लास्टिक वगैरह वहाँ पर छोड़ देते हैं, उन स्थलों पर गंदगी होती है। जी और हमें पर्यटन को बढ़ावा भी देना है, पर्यटकों को आमंत्रित भी करना है, लेकिन उनको रिस्पॉन्सिबल भी बनाना है। तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को कैसे लाया जा सकता है? मैम हम इसका व्यापक प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसा कि मैं वहाँ पे कान्हा में एक अर्थ फोकस नाम का NGO काम करते हैं, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग जो है वहाँ के आसपास के स्थल जो हैं, जिसमें नेचर ट्रेल बनाया गया है मुक्की गेट के आसपास, वहाँ पर हम जागरूकता संबंधी कार्य करते हैं। कुछ नारों का हम प्रयोग करते हैं, उनके माध्यम से जागरूक कर रहे हैं और इन चीज़ों का हम सोशल मीडिया पे प्रचार भी करते हैं। ठीक है, एक नारा कोई बता दीजिए। यस मैम।
जिसमें एक वृक्ष है 100 पुत्रों के समान। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। विनय, यस मैम, यस सर। बालाघाट जी सर। में उग्र वामपंथ जी सर। का प्रभाव है। जी सर। कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित हैं? सर बालाघाट की कुछ तहसीलें इससे प्रभावित हैं, जैसे सर लांजी हो गया, इसके अलावा बिरसा है, बिरसा भी है, बैहर और परसवाड़ा सर इससे प्रभावित हैं। प्रभावित है इससे। ठीक है, ये जो उग्र वामपंथ है इसके उन्मूलन के लिए कोई समय सीमा तय की गई है? जी सर। कब किया जाएगा? सर 2026 तक हमें इसे उन्मूलन करना है। 2026 तक हो जाएगा उन्मूलन? जी सर, जिस मानते प्रकार हैं? जी सर, जिस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं सर। ये बताइए कि उन्मूलन में ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जी सर। का भी एक महत्वपूर्ण जो है सहयोग रहेगा। जी तो सर। क्या है इसका विस्तार, क्या किया गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का? जी सर, ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है सर। हाँ, आपके यहाँ पर क्या विस्तार किया गया है? सर जो कुछ दूरस्थ इलाके थे सर, जैसे सोनगुड्डा के आसपास का है, हाँ। मेरे सर गांव के आसपास आराम टोला एक स्थल है, वहाँ पे भी जो सड़क है काफ़ी समय से नहीं पहुँची गई थी। तो सर ऐसे जो छोटे छोटे स्थल है जो काफ़ी अंदर में घुसे हैं और जिन पर कभी देखा गया है कि जो उग्रवादी हैं वहाँ पर मतलब रुकने का सहारा लेते हैं, उन स्थलों पर भी ये सड़कें हैं सर तो आप पहुँचाई मानते जाती हैं हैं। वहाँ तक पुलिस की पहुँच जो है सुविधाजनक हो जाएगी, है ना? जी सर। ठीक है, गुड। ये बताइए कि हमारे बालाघाट में ताम्र उत्पादन जी सर। कहाँ कहाँ होता है? सर एक मुख्य खदान मलाजखंड की खदान है। मलाजखंड की जी खदान है सर। यहाँ। इसके अलावा शीतल पानी, जट्टा, ऐसी कुछ खदानें में और भी हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में तांबा और कहाँ कहाँ उत्पादन होता है इसका? सर मुख्य रूप से तो बालाघाट में होता है, इसके अलावा सीमित रूप में छिंदवाड़ा में भी होता है। छिंदवाड़ा में होता है? जहाँ तक सर मैं याद कर पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, और सर अभी तो इतना याद कर पा रहा हूँ। कुछ और जिले हैं जहाँ तांबे का भंडार चिन्हित हुआ है? सॉरी सर, अभी मैं याद नहीं कर। चलिए, तांबे के अयस्कों के नाम बताइए आप, कौन कौन से अयस्क हैं तांबे के? जी सर। सर मुख्य रूप से जो मलाजखंड से निकाला जाता है वो चैल्कोपाइराइट है। चैल्कोपाइराइट है, जी और सर। इसके अलावा सर क्यूप्राइट है, और सर अभी मैं इतना याद कर पा एक और है मलाजखंड से निकालते हैं। रहा हूँ। सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर ब्रोनाइट है। ना ब्रोनाइट तो अलग हो गया, वो तो आपका मैग्नीज वगैरह से संबंधित है। सॉरी चलिए सर। कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए, वारासिवनी जी सर। और जीआई टैग जी सर। कौन सा प्रोडक्ट है? सर वारासिवनी की साड़ी को जीआई टैग प्रदान जीआई किया। टैग मिला है ना? जी सर। तो मुझे ये बताइए कि आपके जो वारासिवनी के जो प्रोडक्ट हैं, जी जो सर। साड़ी है, ये और कौन कौन से स्थानों पर जो है इसका उत्पादन किया जा रहा है या इसको बनाया जाता है? जैसे मैं एक स्थान का नाम बताता हूँ, लाल बर्रा। जी सर। लाल बर्रा में भी यही हस्तशिल्प है। जी और सर। कहाँ कहाँ पर है? सर मेहंदीवाड़ा है। मेहंदीवाड़ा है। इसके अलावा सर रामपायली के पास में जो गांव है सर, उनमें भी अलग अलग कार्य ये किए जाते सतौना कहाँ पर है? हैं। सतौना सभी में याद नहीं कर। सतौना में भी तो होता है ना? और आपसे लगा हुआ एक क्षेत्र परसवाड़ा भी है जी सर। है ना? वहाँ पर भी इसका उत्पादन अच्छा खासा होता है। थैंक यू सर। चलिए, मुझे ये बताइए, सामांथा हार्वे का नाम आता है। जी सर। सामांथा हार्वे अभी चर्चा में क्यों है? सर उन्हें बुकर प्राइज़ मिला हुआ है सर। बुकर प्राइज मिला है? जी सर। क्या, किस क्षेत्र में मिला है? सर साहित्य की रचना की कौन से साहित्य की कौन सी श्रेणी के लिए मिला है उनको? सॉरी सर, अभी मैं याद नहीं कर। उन्होंने ऐसा क्या लिखा जिसके लिए उनको ये सम्मान दिया गया है? सर उन्होंने एक साहित्य की रचना की थी सर, अभी मैं उसका नाम याद नहीं कर पा रहा सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। विनय जी, जी सर। अभी अमेरिका में एक नाम बहुत चर्चा में है, जी सर। विवेक रामास्वामी। जी सर। इनके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी सर। सर ये रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं और अभी सर जो नवनिर्वाचित सरकार वहाँ पर बन रही सर ट्रंप जी की, उनके नेतृत्व में सर वो एक कुछ विशेष पद संभालने वाले हैं। इससे पहले सर वो एक प्रबल दावेदार थे राष्ट्रपति पद के। इनके माता पिता का संबंध भारत में किस क्षेत्र से है? सॉरी सर, अभी मैं याद नहीं कर पाया। ठीक, आप ये बताएं, अभी हाल में एक व्यक्ति नवीन राम गुलाम, यस सर। इन्होंने एक देश में सत्ता स्थापित करने में सफलता पाई है, चुनाव में सफलता पाई है। इनका संबंध किस देश से है? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर, मॉरिशस से। मॉरिशस। बता सकते हैं मॉरिशस में सर्वाधिक आबादी किस धर्म के लोगों की है? सर हिंदू धर्म की होनी चाहिए। हिंदू धर्म के लोगों की होनी चाहिए या है? सर मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि हिंदू धर्म की होनी चाहिए।
आप ये बताएं हिंदू धर्म, जी सर। क्या ये नाम प्राचीन काल से ही यूज किया जाता रहा है? सर प्राचीन काल से सनातन धर्म यूज़ किया जा रहा है। किस काल से? सर ऐसा माना जाता है कि जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तब से एक धर्म जो है वो प्रचलित रहा है, जिसका ना कोई आदि है ना ही कोई अंत है, इसे ही सनातन धर्म कहा गया सर। सनातन धर्म। तो फिर हिंदू धर्म कब से, यह वर्ड जो है वो कब से यूज में आया? सर जब से हम सर आज़ाद हुए तब से हम ऑफिशियल रूप में हिंदू धर्म यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले सर इसे एक संस्कृति माना जाता था, जीवन जीने की पद्धति माना जाता है। जीवन जीने की पद्धति माना जाता था। जी सर। आप ये बताएं भारत में एक समय ऐसा था जब ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा भारत के ईसाईकरण पर बल दिया गया। जी सर। इस दिशा में मैकाले का एक सेंटेंस था। जी सर। बता सकते हैं उसका क्या विचार था इस संबंध में? हाँ सर, एक कथन मैं याद कर पा रहा हूँ सर। उनका कहना था कि भारतीय धर्म में ग्रंथ में जो ज्ञान है वो एक वहाँ की लाइब्रेरी के रखी हुई एक पुस्तक से भी कम है, ऐसा कुछ था सर। उसका एक कथन था कि यदि मुझे भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने दिया जाए तो भारत में एक भी मूर्ति पूजक नहीं बचेगा। जी सर। आप मैकाले को कहाँ तक सफल पाते हैं? यदि मैकाले के समय से आज तक पर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो कहाँ तक मैकाले सफल हुआ? सर उनके प्रयास ज़रूर ऐसे रहे थे, परंतु जैसे जैसे अंग्रेजी शिक्षा लागू हुई वैसे सर हमारे यहाँ पे सर नवजागरण भी का काल प्रारंभ हुआ। और जहाँ तक बात रही सर मूर्ति पूजा की, तो सर अनेक धर्म भारत में और अनेक जो पूजा पद्धतियाँ हैं वो प्रचलित हैं। तो सर कुछ जगह पे तो ये हुआ कि मूर्ति पूजा कम हुई, परंतु जो अलग अलग मान्यताएं थी सर वो लगातार बढ़ती रही हैं और आज भी बढ़ रही हैं। पर मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति भारत में लागू की थी या उसके द्वारा सुझाव के पश्चात अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई, जी सर। तो आगे चल करके जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग था, जी सर, देखा गया वो पश्चिम की संस्कृति से प्रभावित होता गया। जी वर्तमान समय में भी बड़ी संख्या में लोग पश्चिम की संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं। जी सर। तो आपको क्या लगता है कि मैकाले की सफलता भले ही वह आंशिक रूप से सफल रहा हो, जी तो सर। भारत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा? सर कुछ मात्रा में ज़रूर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा? जी सर, जैसे हमने सर संस्कृति से वहाँ की विज्ञान को अपनाया है, परंतु हमारे सांस्कृतिक मूल्य आज भी प्रचलित हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। तो उससे पूर्व भारत में विज्ञान नहीं था? सर उससे पूर्व भी था। हमारी जो प्राचीन ज्ञान परंपरा थी वो काफ़ी समृद्ध रही है। तो ब्रिटिश के समय में तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया विज्ञान के क्षेत्र में जिसे हम उपलब्धि के रूप में आंक सके, क्योंकि 1835 इंग्लिश एजुकेशन, जी सर। 1947 तक विज्ञान के क्षेत्र में हमने क्या प्रगति की? सर वैज्ञानिक चिंतन का प्रभाव सर पड़ा है इसमें भारतीय समाज में। वैज्ञानिक चिंतन का प्रभाव अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग पर। जी सर। भारत में वैज्ञानिक चिंतन पर बल देने वाले पहले व्यक्ति, या यूँ कहा जाए समाज और धर्म सुधार आंदोलन जिसकी ओर आप संकेत कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, जी सर, उसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? सर राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है। उन्होंने इस दिशा में जब कदम उठाने शुरू किए तो कब से माना जाए? सर मतलब मध्य 17वीं सेंचुरी के मध्य से माना जाता है सर। 1815 ईस्वी, 1817 ईस्वी, 1825 ईस्वी, Yes, है ना? जैसे वेदांत कॉलेज या और भी बहुत सारे कार्य। जी सर। उस समय तो अंग्रेजी शिक्षा भी नहीं शुरू हुई थी। सॉरी सर, मैं अभी ये भारतीयों में जो अंग्रेजों को श्रेय देने की एक हैबिट सी है, ब्रिटिश को श्रेय देने की, ये कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि मानसिक गुलामी की स्थिति को दर्शाती है? जी सर। सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जो हम श्रेय दिया जाता है ब्रिटिशर्स को, सर इसे माना जाता है कि ये मानसिक गुलामी का है। और सर हमारे विकसित भारत के जो पंच प्रण हैं उसमें हमारा सर एक प्रण भी है कि हमें जो है गुलामी की सोच से बाहर निकलना है। तो सर इसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। आप क्या प्रयास करेंगे? एक ऑफिसर के रूप में आप ऑफिसर बन जाते हैं, क्या प्रयास करेंगे? सर जो उस स्थल पर कोई ऐसे स्थल हों जिनका नामकरण किया गया हो, सर उन्हें परिवर्तित किया जा सकता है। साथ में सर हमारे जो मूल्य रहे हैं, संस्कृति रही है, सर उसे प्रचारित किया जा सकता है। तो आपको तो विरोध भी झेलना पड़ सकता है। एक बड़ी संख्या आपका विरोध करेगी कि आप पुराने विचारों के हैं, आप जो है अतीत पर बहुत अधिक बल दे रहे हैं, आधुनिकता को पीछे छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी सर, ऐसा हो सकता है, परंतु सर हमारा जो गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारी प्राचीन जो ज्ञान परंपरा रही है, सर जो हमारे षड्दर्शन रहे हैं वो आज भी प्रासंगिक है। और वर्तमान समय में भी ऐसी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। मुझे ये बताएं कि आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण, बड़ी जनसंख्या आज भी पश्चिमीकरण को आधुनिकीकरण समझ रही है। जी सर। आप आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण में अंतर लोगों को कैसे समझाएंगे? जो सर पश्चिमीकरण है
उसमें हम पश्चिम की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसे अपनाते हैं, वहाँ का रहन सहन, खान पान इत्यादि चीज़ों पर बल देते हैं। जबकि आधुनिकीकरण हमारा जो है सर, नवाचार, जो लगातार प्रगति हो रही, नवाचार है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तकनीकी रूप से हम प्रगति कर रहे हैं सर, ये आधुनिकीकरण है। ठीक ठीक मैम। ये बताइए विनय जी जी मैम। कि सर से आपकी चर्चा हो ही रही थी आधुनिकीकरण पश्चिमीकरण की। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने नागरिकों को अपनी संस्कृति से जोड़ने के क्रम में ये तय किया कि जो विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं उनको किसी अन्य नाम से संबोधित किया जाएगा। जी क्या है वो नाम? मैम, वो नाम कुलगुरु है। कुलगुरु। तो आपको क्या लगता है कुलपति से कुलगुरु, यस मैम। तो इसमें संस्कृति से हम कहाँ जुड़ रहे हैं? मैम, जो हमारी प्राचीन परंपरा रही गुरुकुल पद्धति की, उसमें मैम गुरु का संबोधन किया जाता था, ठीक तो है। उसी परंपरा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक ऐप भी लॉन्च किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने, जिसके अंतर्गत जो आम लोग हैं वो अपनी सड़कों की समस्या को उस ऐप के थ्रू पहुंचा सकते हैं सरकार तक। उस ऐप का क्या नाम है? सॉरी मैम, मैं अभी याद नहीं। कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए, यूएस की एक बहुत लोकप्रिय संस्था है टी फॉर एजुकेशन, उसने द वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइज़ के लिए जिन 10 स्कूलों का चयन किया उसमें मध्य प्रदेश का भी एक स्कूल है। क्या आपको जानकारी है? सॉरी मैम। सीएम राइज स्कूल है वो, किसी जगह का। मैं हिंट दे देती हूँ, आपको है जानकारी? मैम, मैंने पढ़ा था इस बारे में। अच्छा, कोई बात नहीं। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस क्या है? मैम, वर्तमान समय में जो कॉलेज चल रहे हैं मैम, उसमें हम आधुनिकीकरण और जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा है उसके महत्व को बढ़ाते हुए नवीन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहे हैं, साथ ही में लाइब्रेरी का भी विकास कर रहे हैं। ऐसे जैसे मैम यहाँ पर इंदौर में अटल बिहारी वाजपेयी जो कॉलेज है मैम, उसे पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का दर्जा दिया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यहाँ की 3 स्थल आते हैं। यस मैम। सबको पता है। संभावित स्थलों में कितने स्थल रखे गए हैं? मैम, ओरछा को रखा गया है मैम इसमें, और इसके अलावा मैम ग्वालियर को रखा गया है, और जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ मैम 6 और ऐसे स्थल हैं जिनमें धमनार का किला है। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा विनय जी। आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। May I come in? यस प्लीज कम इन, बैठिए। थैंक यू मैम। विनय जी, यस मैम। 4 बार इंटरव्यू दिया आपने? ये मैम चौथा प्रयास। चौथा प्रयास है इंटरव्यू? यस मैम। चौथा। मुझे लगता है आपने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख लिया है। कुछ विशेष अब ऐसा रहा नहीं जो आपको अलग से बताने की ज़रूरत हो। एंट्री ठीक है, अभिवादन ठीक है, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, आई कांटेक्ट सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिससे बात करना है उसी को देखना है। जानकारी भी आपकी अच्छी है। आपसे मैंने बालाघाट के बारे में, बफर जोन, टूरिस्ट, रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म को बताते टाइम थोड़ा सा 1-2 चीज़ें और देख लीजिएगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस दिशा में क्या काम किए हैं। महिलाओं की सुरक्षा पर्यटन स्थलों पर, उसके लिए क्या काम किए हैं। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को देखते हैं ना, तो वहाँ पर जो टूरिस्ट जाते हैं वो वहाँ की स्वच्छता मेंटेन है, उसके लिए एक तो जुर्माना बहुत तगड़ा है, और ऊपर से वहाँ के जितने भी टूरिस्ट व्हीकल हैं सबके अंदर एक डस्टबिन रखा होता है, ताकि जो टूरिस्ट हैं वो कचरा इधर उधर फेंकने ही ना पाएँ। मान लीजिए इस तरीके की व्यवस्था ना हो, टूरिस्ट जा रहे हैं लंबी रोड जर्नी पे, तो जो भी कचरा है, वेस्ट है, वो इधर उधर फेंक देते हैं। तो इस सब तरीके की व्यवस्था रहेगी। और वो जो ड्राइवर होते हैं ना वहाँ पे, वो उनको प्रेरित करते हैं कि आप इसी में कचरा डालिए। और इनफैक्ट अगर कोई इधर उधर करता तो उसको थोड़ा सा नाराज़गी का भाव भी जताते हैं कि आप गलत मत करिए। और वहाँ इतना तगड़ा फाइन है कि कोई फेंकने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता है। तो इस तरीके की चीज़ें भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास बहुत सुंदर मनमोहक पर्यटक स्थल हैं तो पर्यटक तो आएंगे ही। और जो है रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कई बार कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं माने, तो इस तरीके की भी चीज़ें सूक्ष्म मात्रा में उसमें ऐड की जा सकती हैं। बाकी आपका ठीक है, सर से आपकी बात हुई, अच्छी बात हुई। सर की सवालों में भी आप ठीक थे। आपने कुलगुरु बता लिया, मैंने उम्मीद नहीं की थी। सीएम राइज विनोबा भावे हायर सेकेंडरी स्कूल है रतलाम का, टॉप 10 स्कूलों में चयनित हुआ है, तो जानकारी रहेगी तो और अच्छा रहेगा। बुकर पुरस्कार भी आपने बता लिया, और पढ़ भी लीजिएगा किस बुक के लिए मिला है और क्या विशेषता है उसकी, वो सब भी। और जो है जो ये ऐप है वो लोकपथ है ना। तो मुझे लगता है कि बस आपको अब से लेके जब तक आपका इंटरव्यू ना हो जाए, जो फॉलो करना है वो न्यूज़पेपर फॉलो करना है, ताकि जो भी नई चीज़, नए फैक्ट जुड़े उस पर आपका ध्यान रहे। जैसे भूकंप आया अभी, तो भूकंप एक भौगोलिक अवधारणा के रूप में,
और बाकी भूकंप जहाँ आया है उसकी जानकारी, या अभी उत्तर भारत के राज्यों में इतने भूकंप क्यों आ रहे हैं, मैदानी इलाकों में हर 3-4 महीने पे दिल्ली वगैरह में, उत्तर प्रदेश में हो जाता है ना, थोड़ा सा उसकी जानकारी भी आप कर लेंगे तो सही रहेगा। बस एक ही आपको मेरी सलाह है कि अपने परिचय को ना थोड़ा छोटा कर दीजिए। जैसे आपने अपने परिचय के क्रम में पूरा बताया कि मैं ये हूँ, कान्हा के बफर जोन में मैं रहता हूँ, मैंने ये किया वो किया वो किया, वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप भी जानते हैं कि वहाँ पर इंटरव्यू में आपको अपनी जो आपका शक्ति प्रदर्शन है उसके लिए बहुत कम समय मिलता है। उसमें अगर 1-1.5 मिनट आपके परिचय के क्रम में चले गए तो उनको सुनने में इंटरेस्ट भी नहीं होता है, क्योंकि हर व्यक्ति वहाँ जाके ऐसे ही बताता है कि मैं मेधावी पुरस्कार छात्र रहा हूँ, मैंने ये किया वो किया। उनको वो जानने में इंटरेस्ट नहीं होता, उनको ये जानने में इंटरेस्ट होता है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है और आप भविष्य में क्या कर सकते हैं। तो छोटा, क्रिस्प, मेरा ये नाम है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैंने ये पढ़ाई की है और मैं ये करना पसंद करता हूँ, दैट्स इट। ठीक है। बहुत लंबा परिचय आर्टिफिशियल लगता है और आत्ममुग्धता दिखाई देती है उसमें कि आप अपने आप से ही मोहित हैं, जो कि ठीक नहीं लगता। बाकी आप शानदार कैंडिडेट हैं। हम सब, हमारे सारे मेंबर्स को ये लगता है कि जैसा आप अभी प्रदर्शन किया है आपने, वैसा भी अगर जाके रिपीट करेंगे तो भी 130-40 वाली रेंज में आप बहुत आराम से रहेंगे। और मुझे लगता है अगर आपने मेंस इस बार तुलनात्मक रूप से अच्छा किया है तो विनय जी सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट में आपका नाम चौथी बार में शामिल हो ही जाएगा। थैंक यू मैम। ठीक है, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं? मैम इससे पहले जब मैं मॉक देता था तो उसमें रिव्यू आता था, मतलब लास्ट ईयर, कि आप स्माइल नहीं करते हैं और थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका ऊपर नीचे होता है। तो अभी आपने अपनी गलतियों से सब सीख लिया है। और बेटा एक बात मैं आपको बताऊं कि किसी भी व्यक्ति में कमी निकाल कर उसका विश्लेषण करना सबसे आसान काम है, लेकिन मानव होने के नाते ये भी समझना चाहिए कि मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति की कभी नहीं बदलती हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वभाव से धीर गंभीर है तो हम उससे ये अपेक्षा नहीं कर सकते ना कि वो अचानक से हंसमुख हो जाए। या कोई व्यक्ति स्वभाव से हंसमुख है तो हम अचानक से उसे धीर गंभीर होने की अपेक्षा ना हम करते हैं ना आयोग के सदस्य करते हैं। वो ये जरूर देखते हैं कि आप अपने काम के प्रति कितने गंभीर हैं, कितने ईमानदार हैं और आप कितने सहज हैं। तो उस सहजता के लिए होता है कि फेस पे अगर थोड़ी स्माइल है तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए किसी का व्यक्तित्व ही गंभीर है तो वो क्या करेगा। और बाय द वे आज ऐसा कुछ हमें दिखा नहीं, आप बिल्कुल सहजता से हमारे साथ बात कर रहे थे, कोई समस्या नहीं। अपने व्यक्तित्व में कोई भी आर्टिफिशियलिटी लाने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू। बालाघाट के विनय कुमार ने किया नाम रोशन, ऐसी खबर छप सकती है अखबार में। ठीक है, थैंक यू मैम। शुभकामनाएं। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।